छुटकी, छुटकी पता नहीं कहाँ चली गई है। छुटकी कहाँ हो? मम्मी। हाँ? छुटकी, बेटा हट वहां से, बेटा हट, बेटा नहीं। हेलो दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुंदन! अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे इस एपिसोड में एक्टिंग भी करनी है। बाय। नानी, एक डरावनी कहानी सुनाओ ना। नहीं नहीं, आज तेरी मासी शहर से आने वाली है। इन कहानियों में लग गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे कुंदन, जरा देख तो किसका फोन है। किचन में फोन पड़ा है। हेलो। हाँ कुंदन, मेरी ट्रेन जल्दी आ गई है, पर बारिश बहुत हो रही है। अपने नाना से बोलना मुझे लेने आ जाएं छाता लेकर। ठीक है मासी, मैं बोल दूंगा। नानी, मासी ने नाना को स्टेशन बुलाया है छाता लेकर। उनकी ट्रेन जल्दी आ गई है। अरे अरे, पर तेरे नाना तो खेतों की तरफ गए हैं, उन्हें आने में तो देरी होगी। ओह, अरे तो हम चले जाते हैं ना नानी। अरे पर इतनी बारिश में कैसे जाओगे? और इतनी रात भी होने लगी है। अरे हम चले जाएंगे नानी, आप हमारी चिंता मत करो। हाँ, हम बारिश में नहीं भीगेंगे। चिंता मुझे तुम लोगों के बारिश में भीगने की नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि तुम अंधेरे में रास्ता ना भटक जाओ। क्या मतलब? हमें स्टेशन ही तो जाना है, इसमें रास्ता कैसे भटक जाएंगे? पखेड़ा गांव में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक नया वाला और एक पुराना, और दोनों स्टेशन का रास्ता एक ही है। एक दोराहे से एक रास्ता नए स्टेशन तक चला जाता है और दूसरा वाला पुराने स्टेशन तक। उस दोराहे पर तुम्हें नए स्टेशन वाले रास्ते की तरफ जाने का निशान भी दिख जाएगा। तो ध्यान रहे कि तुम रास्ता चुनने में गलती ना करो, क्योंकि पुराने स्टेशन की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसा क्यों नानी? क्योंकि पखेड़ा गांव के पुराने स्टेशन पर मौत भटकती है। वहाँ एक आत्मा का कब्जा है। कहते हैं कुछ सालों पहले उस स्टेशन पर एक छोटी बच्ची की रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी माँ उस स्टेशन पर होते हुए भी उसे बचा न पाई। वो उस सदमे को झेल नहीं पाई और उसकी भी वहीं मौत हो गई। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मतलब? उस हादसे के अगले ही दिन पूरा का पूरा स्टेशन एकाएक जल कर राख हो गया। हजारों लोग मारे गए, कुछ भी नहीं बचा। रह गया तो बस एक खंडहर, जहाँ अब एक परिंदा भी पर नहीं मारता। कहा जाता है कि इस आग वाले हादसे के पीछे उसी औरत की आत्मा का हाथ था जिसने अपनी बेटी खोई थी। इसलिए अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती है और ना ही इस गांव का कोई भी आदमी वहाँ जाता है, क्योंकि वो आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। ठीक है नानी, हम इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग मासी को लेने स्टेशन के लिए निकल गए और कुछ ही देर में हम उस दोराहे पर पहुंचे जिसके बारे में हमें नानी ने बताया था। अरे, नानी ने तो कहा था कि यहाँ पर एक निशान चिन्ह बना होगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंदन, वो देख, निशान चिन्ह तो नीचे गिरा पड़ा है। अब पता कैसे चलेगा कि सही रास्ता किस तरफ है? डब्बू, तुझे पता है क्या? तू तो इस गांव में बचपन से ही है। हाँ, पता तो था। मतलब पता है, ये बाई तरफ वाला रास्ता है नए स्टेशन का। चलो यहीं से चलते हैं। तो डब्बू की बात मानकर हम लोग बाईं ओर वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ गए और कुछ ही देर में हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। पर वहाँ हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो वहाँ हमारे अलावा कोई और था ही नहीं।
मैं स्टेशन को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ी, जिसमें 9:30 बज रहे थे। पर जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो अभी 9 ही बजे थे। तो मैंने घड़ी को दोबारा देखा। दोबारा देखने पर मुझे ये समझ आया कि वो घड़ी बंद पड़ी थी। मैं इस घड़ी को देख ही रहा था कि तभी मुझे परी की आवाज सुनाई पड़ी। डब्बू, कहाँ जा रहा है के? रुकना। अरे मासी को ढूंढना होगा ना, उन्हीं को तो लेने आए हैं हम। नहीं डब्बू, मुझे लगता है हम गलत स्टेशन पर आ गए हैं। अपने आसपास देख, सब कुछ कैसा बंजर सा है। मुझे लगता है ये वही पुराना स्टेशन है जो जलकर खाक हो चुका था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुंदन, हाँ, ये तो अनु मासी की आवाज थी ना कुंदन? हाँ पर कुंदन, कुंदन, मुझे लगता है मासी इस बोगी के अंदर है। मैं जाकर देख कर आता हूँ। डब्बू नहीं, रुक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे क्या गड़बड़ कुंदन, तूने भी सुना ना मासी की आवाज? तू वहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। नहीं डब्बू रुक, आगे मत जा। अरे कुंदन, मैं कह रहा हूँ ना। डब्बू, कुंदन, तूने देखा कि किसी ने डब्बू को अंदर खींच लिया। हाँ। अब क्या करे? मेरी छुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। लेकर आओ मेरी छुटकी को मेरे पास। कुंदन, कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? हाँ कुंदन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं रीत, पालमपुर की एक पुरानी हवेली में मुझे देव नाम के बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। कार में बैठे हुए मैं हवेली को देख ही रही थी कि मुझे एक कॉल आया। हेलो मिस रीत, आई होप ड्राइवर ने आपको टाइमली पिकअप कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बस अभी पहुंची ही हूँ। मिस रीत, इस जॉब को लेकर कुछ बातें मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी। आप घर के अंदर जाएंगे तो आपको देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भाला मिलेंगे। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देव के पेरेंट्स की 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जी। और आपके पहले जो नानी थी, उसने देव को बहुत प्यार से रखा था। होप आप इन एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगी मिस रीत। आई विल ट्राई माई बेस्ट मिस्टर बेदी। डोंट ट्राई रीत, बी द बेस्ट। एनीवे, मैंने आपको देव के स्कूल से आया एक ईमेल फॉरवर्ड किया है, प्लीज उसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक आखिरी बात, आज के बाद आप कभी भी किसी भी चीज के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे। नो फोन कॉल, नो ईमेल, नो मैसेज, नथिंग। मैं समझी नहीं मिस्टर बेदी। व्हाट आई मीन इज, देव को लेकर अगर आपको कोई भी कंसर्न्स हो तो वो आप खुद ही एड्रेस करेंगे। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने पहुंचती रहेगी। गुड लक मिस रीत। थैंक्स मिस्टर। दैट्स रूड, बीच में ही कॉल कट कर दिया। लेट्स सी मेल में क्या है। हैं? 10 दिन पुराना ईमेल। आई एम श्योर मिस्टर बेदी ने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देव हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। व्हाट? देव का बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, मानो उसे बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाना अच्छा लगता हो। इसलिए बाकी बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें उसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ रहा है। व्हाट द हेल? इस बच्चे के साथ तो थोड़ा केयरफुली डील करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई। घर के ड्राइंग रूम में ही देव और उसकी केयरटेकर मिसेस भल्ला खड़ी थी। हेलो दीदी। हेलो देव, आई एम रीत। रीत दीदी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। मैं अब आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ? चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। उसके बाद मैं देव के साथ अपना कमरा देखने चली गई। कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वाओ देव, ये रूम तो बड़ा सुंदर है। इसे तुमने सजाया? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनु दीदी सजाया करती थी। अनु दीदी? हाँ, आपसे पहले जो मेरी नानी थी वो। ओह, तो वो। मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। बाय। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, देव वहां से चला गया।
ये बात मुझे अजीब तो लगी, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिनर के बाद मिसेस भल्ला मुझे पूरा घर दिखाने लगी। तभी उन्होंने कहा, पुत्र, इस घर में तू कभी भी घूम सकती है, बस घर के बाईं ओर मत जाना। हाँ, पर क्यों? वो इथे ऊपर जाने का रास्ता है ना पुत्र, छत पे जाना सेफ नहीं। ओके जी, मैं ध्यान रखूंगी। मिसेस भल्ला। हाँ पुत्र। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मिस्टर बेदी ने मुझे देव के स्कूल से आया हुआ एक ईमेल भेजा है। हाँ, एक्चुअली देव को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? निकाल देता? जी, इस बात को 10 दिन हो चुके हैं। पर ऐसे कैसे निकाल दिया देव को स्कूल से? कोई वजह तो होगी ना? दरअसल कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर स्कूल का कहना है कि देव से बाकी बच्चों को खतरा है। केड़ा खतरा? इतना छोटा सा बच्चा खतरा हो सकता है क्या? वही मैं भी सोच रही हूँ। अरे क्या कितना होगा, किसी बच्चे नु थप्पड़ मारिया होवेगा बस, और किसी का गला तो नहीं दबा दिया ना? भला इतने छोटे बच्चे से किसी को क्या खतरा हो सकता है? मैं समझ रही हूँ। मिस्टर बेदी नु पता है? स्कूल का ये ईमेल उन्होंने ही मुझे फॉरवर्ड किया था, पर मैं उनसे ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, और अब तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने मुझे उनको कांटेक्ट करने से मना किया है। जब से उसने बिजनेस संभाला है, तब से देव को एक बार देखने तक नहीं आया है वो। खैर, तू मैनू दस, अब की करना है? आप चिंता मत कीजिए, देव का ख्याल रखने के साथ साथ मेरा काम उसे पढ़ाना भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि देव पढ़ाई में पीछे ना रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं देव के साथ घुलने मिलने लगी। एक रोज मैं देव के साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। देव, छुप गए ना? मैं आ रही हूं। तभी बगल वाले स्टोर रूम से मुझे एक आवाज आई। हाँ, ये आवाज, ये तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। तो मैं देव को ढूंढते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर मुझे देव तो नहीं मिला, पर कमरे में बहुत से पुराने बॉक्सेस और खिलौने पड़े हुए थे, मानो वो कोई स्टोर रूम हो। मैं उस कमरे को देख ही रही थी कि मेरे पैर से एक बॉक्स टकराया और उसका सारा सामान बाहर निकल गया। गौर से देखा तो उस बॉक्स में कपड़े थे, किसी लड़की के कपड़े। पर किसके? क्योंकि वो कपड़े मिसेस भल्ला के तो नहीं हो सकते थे। मैं उन कपड़ों को देख ही रही थी कि तभी मुझे एक म्यूजिक बॉक्स दिखा, तो मैंने उसे उठाया और खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही उसमें से एक ट्यून बजने लगी। मैं उसे ध्यान से सुन ही रही थी कि तभी धप्पा! देव! ओह! आप तो डर गए। हाँ। उसके बाद देव बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी स्टोर रूम से बाहर निकल गई। देव कभी तो बच्चों जैसी हरकतें करता था, पर कभी कभी वो बहुत ही अजीब हरकतें करता था। एक शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किचन में देव के लिए केक बना रही थी। तभी मुझे खिड़की से देव सामने की झील के पास खेलता हुआ दिखा और साथ ही वो कोई धुन भी गुनगुना रहा था। गौर से सुनने पर समझ आया कि